नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 23 की महाभारत में सियासी खबरों की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्वालियर से मिल रही बड़ी खबर की बात कर देते हैं, जहां पर सेंट पीटर्स स्कूल में बाल आयोग ने रेड की है। जी हां, लाइब्रेरी और क्लासरूम का जायजा अधिकारी ले रहे हैं। लाइब्रेरी में मिली है धर्म प्रचार की किताबें, क्लासरूम में मिले हैं धर्म प्रचार के प्रतीक चिन्ह। स्कूल के कर्मचारियों से पूछताछ भी की है। आपत्तिजनक गतिविधियों की जानकारी के बाद कार्रवाई हुई है। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेंट पीटर्स स्कूल में बाल आयोग की टीम ने रेड की। कार्रवाई चल रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी क्लासरूम का जायजा अधिकारी ले रहे हैं। लाइब्रेरी में धर्म प्रचार की किताबें मिली हैं। क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में धर्म प्रचार के प्रतीक चिन्ह मिले हैं। स्कूल के कर्मचारियों से पूछताछ अब टीम कर रही है। आपत्तिजनक गतिविधियों की जानकारी के बाद जो बाल आयोग की टीम थी स्कूल पहुंची है जायजा लेने के लिए कि आखिर स्कूल में चल क्या रहा है। सेंट पीटर्स स्कूल में लाइब्रेरी और क्लासरूम का जायजा ले रहे हैं अधिकारी। लाइब्रेरी की बात करें तो यहां पर धर्म प्रचार की किताबें मिली हैं। क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में धर्म प्रचार के प्रतीक चिन्ह पाए गए। स्कूल के कर्मचारियों से टीम पूछताछ कर रही है। आपत्तिजनक गतिविधियों की जानकारी के बाद बाल आयोग की टीम जांच करने के लिए पहुंची थी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। ग्वालियर संवाददाता सुशील कौशिक जुड़े हुए हैं फोन पर। सुशील, काफी गंभीर मसला है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल के मुरैना में जिस तरह से घटना हुई थी मिशनरी स्कूल में, उसके बाद भोपाल से बाल कल्याण आयोग की टीम, इसके साथ ही ग्वालियर जिला प्रशासन के अधिकारियों की टीम डबरा के ये सेंट पीटर्स स्कूल में रेड करने के लिए पहुंचे हैं। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी और बाल कल्याण टीम के जो पदाधिकारी है वो पहुंचे हैं। सिमरिया टेकरी के पास ये स्कूल है। इस स्कूल में यहाँ जायजा ले रहे हैं। स्कूल की लाइब्रेरी, क्लासरूम्स सहित जो अन्य पार्ट से वहां जाकर टीम ने जायजा लिया है। और इस दौरान लाइब्रेरी में बड़ी भारी मात्रा में धर्म प्रचार की किताबें मिली हैं। इसके अलावा क्लासरूम में भी प्रतीक चिन्ह सहित अन्य सामान मिले हैं। इसके साथ ही जो स्कूल का हॉस्टल है वहां नन भी मिली है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों ने इसको लेकर नाराजगी भी जताई है, क्योंकि शिक्षण गतिविधियों के लिए लीज पर जमीन लेकर ये स्कूल बनाया गया है। और उसके बाद इसमें एक तरह से धर्म प्रचार का मामला प्रारंभिक तौर पर नजर आ रहा है। तो अब देखना यही है कि ये जो रेड की कार्रवाई है शाम तक चलेगी। ये पूरी करने के बाद जब बाल कल्याण आयोग के सदस्य और प्रशासन की टीम जानकारी देगी, तब साफ हो पाएगा कि किस तरह का इस स्कूल में गतिविधि का संचालन होना पाया गया है और इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे 23 की महाभारत की। एमपी कांग्रेस में सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार है। सीएम फेस को लेकर प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया। अग्रवाल ने कहा कि सीएम फेस कौन होगा ये आला कमान तय करेगा। फिलहाल कमलनाथ हमारे शीर्ष नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और कमलनाथ के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में जो विभिन्न काम हुए थे, जो योजनाएं थी, कर्ज माफी उसमें एक बड़ा विषय था। इन सबको आप लोग एक बार फिर से मॉडल के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2023 के चुनाव के लिए। ये भी माना जाए सर कि सरकार बनती तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे? समय में हमारे शीर्ष नेता वही हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन इसकी घोषणा कौन मुख्यमंत्री होता है वो कांग्रेस अध्यक्ष करते हैं। जेपी अग्रवाल कांग्रेस की वर्तमान हकीकत से भली भांति परिचित हैं। एक अनार 100 बीमार का गढ़ है कांग्रेस। कांग्रेस में अगर कमलनाथ को मुख्यमंत्री घोषित कर दो तो दिग्विजय सिंह क्या करेंगे, अजय सिंह राहुल भैया क्या करेंगे, सुरेश पचौरी जी क्या करेंगे, और अरुण यादव की तो दुर्गति कर ही दी है, वो क्या करेंगे। तो कांग्रेस में एक तो ये शेख चिल्ली का सपना है, वो दिन में भी सपने देख रहे हैं। तो जेपी अग्रवाल के बयान पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना।
कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, जेपी अग्रवाल को आड़े हाथों लिया रामेश्वर शर्मा ने। तो कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार है, हम कह सकते हैं। हालांकि जेपी अग्रवाल जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उनका कहना है कि कमलनाथ हमारे शीर्ष नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उनके नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। हालांकि सीएम फेस को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा ये तय करेगा आलाकमान। इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं इस समय हमारे साथ भोपाल से लाइव। वासु, इसे हम कांग्रेस का पैटर्न कह सकते हैं, इसे हम कांग्रेस की रणनीति कह सकते हैं, या इसे हम कांग्रेस के काम करने का तरीका कह सकते हैं? आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में भी सीएम का चेहरा कौन होगा, सीएम कौन बनेगा, ये साफ नहीं था। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी जब कांग्रेस की सरकार आई तब भी ये स्पष्ट नहीं था कि सीएम कौन बनने वाला है। और अब जब विधानसभा चुनाव में हम पहुंच चुके हैं, चुनावी साल में है, सीएम के फेस की बात होती है, कांग्रेस ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले। बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने। राजस्थान छत्तीसगढ़ की ही नहीं, आप माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का भी आप इसमें साथ में एग्जांपल ले सकते हैं। वहाँ पर भी साफ नहीं था कि सीएम फेस कौन बनेगा, और अगर अब दोबारा वहाँ पे जब इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके बाद क्या कुछ स्थिति रहेगी। कुछ सूरत-ए-हाल मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का है, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक धड़े ने कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बनाकर प्रोजेक्ट किया, और कई कांग्रेस के नेता दूसरी तरफ कहते हैं कि ये तो आलाकमान तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे यहाँ जब सरकार बन जाती है, विधायक दल की बैठक होती है, उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि कौन विधायक दल का नेता होगा, कौन वो नेता होगा जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। तो कांग्रेस के अंदर जो दो तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, नेताओं के जो दो तरीके के स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को जरूर मौका मिल रहा है, यानी कि भाजपा को मौका मिल रहा है कि वो कांग्रेस की रीति नीति पर सवाल खड़ा करते रहे। जेपी अग्रवाल से आज हम बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने सीएम फेस को लेकर ये बात कही कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम कौन होगा इसकी घोषणा कांग्रेस के अध्यक्ष ही करते हैं, यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी कि कांग्रेस की हाईकमान ही ये तय करती है। तो यानी कि जेपी अग्रवाल के बयान का मतलब निकाला जाए तो उनका ये कहना है कि जब चुनाव हो जाएंगे, कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होगी, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि कौन सीएम रहेगा या कौन नहीं। अरुण यादव और अजय सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी पहले इस तरीके के बयान दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस मीडिया विभाग की ओर से कैंपेन आपको याद हो कुछ दिन पहले चलाया गया था, जिसमें कमलनाथ के पोस्टर्स लगे थे, नया साल नई सरकार, कमलनाथ भावी मुख्यमंत्री। ये इस तरीके से कांग्रेस ने प्रोजेक्ट करने का काम भी किया था, और बीजेपी इसी पर निशाना साध रही है। बीजेपी का ये कहना है सुमित कि पहले तो कांग्रेस की सरकार बनने वाली नहीं है, और ये शेख चिल्ली की तरह सपने देखने का काम जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो बयानों का दौर है वो शुरू हो गया है। चुनाव में अब ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है, लेकिन अगर ओवरऑल मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सियासत मौजूदा दौर में है उसको अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, वो होता है कमलनाथ का। बड़े मंचों पर कमलनाथ जाते हैं, पार्टी की बात करते हैं, अपने 15 महीने की जो सरकार रही थी उसे एक मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, और जो उस दौरान काम छूट गए थे उन्हें आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो यानी कि एक संदेश बहुत साफ है कांग्रेस की तरफ से कि अगर कांग्रेस बेहतर करती है तो सबसे बड़ा चेहरा कमलनाथ होंगे और संभवतः वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जो बड़े नेता हैं वो खुले मंचों पर, बिल्कुल खुले मंचों से इसका ऐलान नहीं करते हैं। चेहरा साफ नजर आता है, लेकिन इसका ऐलान खुले मंच से नहीं होता। वासु, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। चुनावी साल में चुनावी हलचल बढ़ती जा रही है, तो वार पलटवार की राजनीति भी तेज होती जा रही है। गृहमंत्री डॉक्टर अमित शाह ने एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन से कमलनाथ के नदारत रहने पर तंज कसते हुए कहा कि यह संकेत है कि कमलनाथ के राहुल गांधी से मतभेद है। वहीं दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय और राहुल गांधी गुरु चेला हैं, और पहले राहुल ने पत्रकारों का अपमान किया, अब दिग्विजय सिंह ने किया है। और इसके अलावा बेमौसम बारिश में हुई बर्बाद फसलों को लेकर भी कांग्रेस के सवाल पर उन्होंने बोला है कि कांग्रेस जैसा पाखंड करती है वैसा पाखंड कर दिया होता, कहीं खेत में जाकर देखते तो बर्बाद फसलों को, क्यों उनके नेता खेत में नहीं गए। फ्लॉप से जो आपने कल देखा होगा ना, कि प्रभारी जी को ही कहना पड़ा कि वो होते तो ये आते। आइटम बोलने पर राहुल जी ने जब कहा था तब भी उनने खेद नहीं जताया था, अपना वचन निभाया था।
जब यात्रा पर राहुल जी गए थे तब आपने देखा होगा महाराज जी से मिलने गए थे तो कह रहे थे हम 7 दिनों से मर रहे हैं। कांग्रेस उनसे तो कहे कमलनाथ जी अभी तक क्यों नहीं गए, दिग्विजय सिंह जी एक हाथ खेत पे क्यों नहीं गए। अरे जैसे पाखंड करते हैं वैसे ही कोई पाखंड कर दिया होता किसी नेता ने बड़े ने। हमारे मुख्यमंत्री तो गांव गांव घूम रहे, ये गुरु चेला है दोनों। दिल्ली में राहुल जी ने किया तो गुरु को तो फिर आगे निकलना ही था। पहले राहुल बाबा ने अपमान किया मीडिया का और कल दिग्विजय सिंह जी ने कर। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में अभी हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी थी। अब राज्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इंदौर में छिंदवाड़ा से अपना जुड़ाव बताते हुए बिसेन ने कहा कि वे 10 सालों तक प्रभारी मंत्री रहे, 4 जिलों के एक साथ प्रभारी मंत्री रहे, लेकिन छिंदवाड़ा सदैव प्रभार में रहा है। वो किसी के भी सामने चुनाव में उतर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार का दावा भी किया। के सामने नहीं, किसी के भी सामने। छिंदवाड़ा मेरा कार्य क्षेत्र है। छिंदवाड़ा में 10 साल में प्रभारी मंत्री रहा हूँ। 2008 से 2018 मंत्री बनने की शपथ लेने के बाद जो पहला जिला मिला छिंदवाड़ा और आखिरी जिला रहा तो छिंदवाड़ा। बाकी जिले परिवर्तित हुए। मैं 4 जिले का प्रभारी मंत्री रहा हूँ, लेकिन छिंदवाड़ा। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे इंदौर का हम रुख कर लेते हैं। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से लाइव। अरुण, राजनेता कब क्या कहता है ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको याद होगा बिसेन ने इससे पहले कहा था कि मैं छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। फिर उसके बाद कहा था कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ना बच्चों का खेल नहीं है, आलाकमान जो तय करेगा वो उसका पालन किया जाएगा। और अब फिर से छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने के बाद बिसेन ने कह दी। बिल्कुल, देखिए गौरीशंकर बिसेन महाकौशल क्षेत्र के चर्चित नेता हैं और अपने बयानों के जरिए हमेशा वो चर्चाओं में भी रहते हैं। इससे पहले वो मंत्री भी थे पिछली सरकार में, लेकिन इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग का उनको अध्यक्ष बनाकर एक तरह से संतुष्ट कर दिया। लेकिन इस बार वो कमलनाथ के खिलाफ ताल ठोकने के लिए तैयार है और ये तो पार्टी हालांकि तय करेगी कि कौन वहां से चुनाव लड़ेगा। हालांकि कमलनाथ को घेरने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में जो अमित शाह हैं गृह मंत्री वो भी छिंदवाड़ा पहुंचे थे और पार्टी का पूरा जोर ये है कि ये जो छिंदवाड़ा का गढ़ है कांग्रेस का, इसको इस बार ढहा दिया जाए और कमलनाथ का जो क्षेत्र है उसमें बीजेपी का परचम लहराया जाए। लेकिन इसमें गौरीशंकर बिसेन का क्या योगदान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गौरीशंकर बिसेन ने अपने मुंह से जरूर ये कह दिया कि वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और कमलनाथ के सामने वो एक बार अपने मजबूती से पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन पार्टी को ये तय करना है कि वो गौरीशंकर बिसेन को छिंदवाड़ा से टिकट देगी या बालाघाट से ही वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने बयान देकर चर्चाओं में और सियासी मुद्दा जरूर एक तरह से सियासत जरूर मध्य प्रदेश की गर्म कर दी है और एक नई बहस छेड़ दी है इस बयान को देकर। ठीक है अरुण, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। एमपी में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे सभी दलों के संभावित उम्मीदवार चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं मतदाता भी बीते कार्यकाल का हिसाब किताब लगाने में जुटे हुए हैं। आखिर उनके क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, आज बात होगी आगरमालवा जिले की सुसनेर विधानसभा क्षेत्र की। तो 2023 विधानसभा चुनाव का यह वर्ष है। मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने वाले हैं और हम आगरमालवा जिले के सुसनेर में मौजूद हैं। हम यहाँ की जो जनता है उनसे जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं, किस तरह के मुद्दों को देखकर जनता चुनाव में वोट करेगी। इस सीट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यह सीट वैसे तो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और करीब 2003 से यहाँ पर लगातार बीजेपी के विधायक रहे हैं और यहाँ पर जो कमलनाथ की सरकार के समय यानी कि आखिरी चुनाव में निर्दलीय विधायक जरूर यहाँ पर जीते थे, लेकिन उन्होंने भी सरकार के साथ कमलनाथ सरकार को पहले सपोर्ट किया था और उसके बाद जब
बीजेपी की सरकार बनी तो वे बीजेपी में शामिल हो गए और अब बीजेपी का साथ दे रहे हैं। तो कितने उनके द्वारा यहाँ पर विकास किए गए हैं, हम यहाँ की जनता से ही जानते हैं कि आखिर किस तरह के यहाँ पर विकास कार्य से कितने संतुष्ट हैं और किस तरह के कार्य हुए हैं। तो क्या मानते हैं आप कि सुसनेर विधानसभा में किस तरह के कार्य हुए हैं, कितने संतुष्ट हैं आप लोग? सुसनेर विधानसभा ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश में एवं पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। हम 2003 की बात करें तो यह मध्य प्रदेश जब कोई अन्य राज्य का व्यक्ति मध्य प्रदेश में आता था तो गड्ढे प्रारंभ हो जाते थे तो वह बस में बैठा बैठा ही अनुमान लगा लेता था कि मध्य प्रदेश चालू हो गया है। लेकिन आज हम देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में गांव गांव में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जहां पहुंचने में पहले हमको 1 घंटा लगता था, वहां का सफर हम 25 मिनट 30 मिनट में तय कर लेते हैं। मैं आवास की बात करूं तो गांव गांव में पक्के मकान हितग्राहियों को मिले हैं। एक और अभी बात करूं मैं तो अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहन योजना के तहत प्रत्येक माह 1000 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। बहुत सारा विकास इन मध्य प्रदेश में हुआ है और आने वाले समय में भी बहुत विकास इस मध्य प्रदेश में होगा। तो ये मानते हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है, क्या आप भी मानते हैं कि क्षेत्र में काफी विकास हुआ है? मुझे तो नहीं लगता है। जो कमलनाथ सरकार के जो 16 महीने की सरकार थी उसमें जो किसानों को मुआवजा बिना सर्वे मुआवजा दिया गया था और जो उसके बाद में जो 2.5 से 3 साल हम देख सकते हैं किसान भाई भी सब साथ में यहाँ पे हैं। उन्होंने जैसा कि बताया कि सर्वे हुआ है, विधायक जी खेतों में जा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन मुआवजे के नाम पे 0। सुसनेर में विधायक जी के निवास के सामने ही बात करें हम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे सिविल अस्पताल का दर्जा मिल गया है, वहाँ पे सुविधाओं की बात करें तो वहाँ पे सुविधाएं 0 है और अपने मरीज वहाँ पे इलाज के लिए जाता है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। डॉक्टरों की सूची तो वहाँ प्रशासन वहाँ पे लगा दी गई है, 6-7 डॉक्टर है, लेकिन इलाज के नाम पे कोई बैठता नहीं है। एक और मुद्दा बताऊंगा मैं, अस्पताल का डिजिटल एक्सरे मशीन जो विधायक निधि द्वारा कोरोना काल में मंगवाई गई थी, वहाँ आज भी फोटो जो डिजिटल एक्सरे करवाने जाते हैं तो उससे अच्छा तो फोटोकॉपी का प्रिंट अच्छा आता है। तो देखिए डिजिटल मशीन कहाँ गई, लाखों रुपए का कहाँ गया। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।